स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जिस एक्सपेरिमेंट्स को समझने जा रहे हैं वो हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है। इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा था, एवरी मैकलॉड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट देखा था। उस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने बताया था कि हाँ, बैक्टीरिया से कुछ पदार्थ जाता है जो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उनका मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर होकर जाता है, जिसे उन्होंने रूपांतरण कहा था। उसके बाद एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने उसी प्रयोग को और आगे जाकर के अच्छे से किया था और उन्होंने ये प्रूव किया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वे मानने को तैयार नहीं थे। वहां पर अभी भी कंफ्यूजन था कि डीएनए या प्रोटीन दोनों में से कोई एक आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। इसको प्रूव करने के लिए फिर हर्शे एंड चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के बाद 100% प्रूफ हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। क्लियर बच्चों? तो हर्शे एंड चेस के इस एक्सपेरिमेंट्स को आज हम देखेंगे और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1953 में। 1953 में हर्शे एंड चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या चुना था? इसके लिए उन्होंने चुना था बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है। ये बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस होता है, विषाणु होता है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ये विषाणु जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं, इसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसको लेकर के हर्शे एंड चेस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले हम बैक्टीरियोफेज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। उनकी अगर हम बॉडी को देखें तो बाहर एक प्रोटीन कोट होता है इस प्रकार से, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। हालांकि उस समय नहीं होता कि जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन यह डीएनए उनके भीतर में मौजूद रहता है। तो इस बैक्टीरियोफेज में हम देख रहे हैं कि बाहर जो है ये है प्रोटीन कोट और जो भीतर का रेड कलर का है वो है डीएनए। क्लियर बच्चों? ये एक नॉर्मल डीएनए है। अगर हम एक नॉर्मल डीएनए को बनाते हैं तो चलिए हम इसको अभी ब्लैक में ही कर देते हैं, क्योंकि मैं अभी जो एक्सपेरिमेंट उसमें कलर का थोड़ा सा महत्व है। इसको अभी मैं ब्लैक से ही बना देती हूँ। ये एक नॉर्मल बैक्टीरियोफेज होता है जिसमें बाहर प्रोटीन कोट होता है और भीतर डीएनए होता है। क्लियर? इस बैक्टीरियोफेज को लेकर के हर्शे एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? दो अलग अलग माध्यम में इसको ग्रो किया। एक माध्यम था आपका सल्फर 35 और दूसरा माध्यम था फास्फोरस 32। ये सल्फर 35 और फास्फोरस 32 क्या है? ये दोनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इस रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति वाले माध्यम में इस बैक्टीरियोफेज को उन्होंने ग्रो कराया। अब इस वाले माध्यम में जो बैक्टीरियोफेज अलग अलग ग्रो होंगे, बार बार बहुत सारे जनरेशन में बैक्टीरियोफेज को इन्होंने ग्रो कराया और कई जनरेशन के बाद में जो बैक्टीरियोफेज उन्हें प्राप्त हुआ उसमें रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। और कहां पर मौजूद थे? यहाँ पर आप इस बात को समझिए, ये है सल्फर। और चूंकि बैक्टीरियोफेज के बॉडी में दो चीजें हैं, प्रोटीन और डीएनए। सल्फर मौजूद होता है प्रोटीन में और फास्फोरस मौजूद होता है डीएनए में। इनके कंपोनेंट में प्रोटीन में सल्फर होता है और डीएनए में होता है फास्फोरस। तो ट्रेस करने के लिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग किया। जब ये बैक्टीरियोफेज इस दो अलग अलग मीडियम में
ग्रो हो गए बहुत सारे जनरेशन के बाद, तो उन्होंने क्या देखा कि इस प्रकार के जो S35 में विकसित हुए बैक्टीरियोफेज थे, विषाणु थे, उनके प्रोटीन में बाहर रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे सल्फर की उपस्थिति के कारण। ये रेड कलर जो मैं दिखा रही हूँ ये रेडियो एक्टिव को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव उसके प्रोटीन कवर में मौजूद था और उसके अंदर का डीएनए जो था वो नॉर्मल था। क्लियर? क्यों नॉर्मल था? क्योंकि सल्फर जो रेडियो एक्टिव तत्व था वो कि प्रोटीन में होता है, डीएनए में सल्फर नहीं होता है। तो ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट सल्फर था वो प्रोटीन में बस पहुंचा, डीएनए में नहीं पहुंचा। दूसरा जो उन्होंने जिस मीडियम पे फास्फोरस रेडियो एक्टिव वाले मीडियम पर बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया था उसमें उनका प्रोटीन जो था, प्रोटीन कोट वो नॉर्मल था, लेकिन इनके जो डीएनए था, डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया था। समझ में आया? तो ये आपको पहले क्लियर होना जरूरी है कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने दो अलग अलग प्रकार का विषाणु प्राप्त किया। कौन सा विषाणु? बैक्टीरियोफेज वाला। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? जीवाणु को संक्रमित करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग बैक्टीरियोफेज उन्होंने रेडी कर लिया। अपने एक्सपेरिमेंट्स को आगे स्टार्ट करने से पहले उन्होंने दो अलग अलग बैक्टीरियोफेज, नॉर्मल बैक्टीरियोफेज में डीएनए प्रोटीन था, पहचानने के लिए उन्होंने दो अलग अलग रेडियोएक्टिव माध्यम में बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। सल्फर वाले रेडियोएक्टिव माध्यम में उनका बाहर का प्रोटीन कवर जो था वह रेडियोएक्टिव हो गया क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है। फास्फोरस रेडियोएक्टिव माध्यम वाले में उनका डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए हमें दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज ऐसे प्राप्त हो गए हर्शे चेस को, जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोटीन में है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीएनए में है। ये प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। दो अलग अलग प्रकार के ये जो बैक्टीरियोफेज थे इसे हम फिर से बना लेंगे। ये फर्स्ट वाला था जिसके प्रोटीन में रेडियो एक्टिव मौजूद था और उसका जो डीएनए था वो नॉर्मल था। लेकिन दूसरा वाला जो रेडियो बैक्टीरियोफेज था उसका प्रोटीन नॉर्मल था और उसका डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया था। यहाँ रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद था। फिर उन्होंने अपना प्रयोग किया। अब प्रयोग में 3 स्टेप है, आप देखिएगा 3 स्टेप इस एक्सपेरिमेंट में दिखाई देगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया, और इस ई कोलाई बैक्टीरिया पर इस वाले विषाणु का जो रेडियो एक्टिव था इनका संक्रमण कराया। इसका संक्रमण हुआ। दूसरे प्रकार के बैक्टीरियोफेज को भी उन्होंने एक दूसरे ई कोलाई के ऊपर उन्होंने संक्रमण कराया। जिसके डीएनए में रेडियोएक्टिव था। तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया, संक्रमण या इन्फेक्शन। फर्स्ट में उन्होंने इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन कराने के बाद सेकेंड उन्होंने क्या किया, जब इन्फेक्शन होता है तो ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करेगा, उसे संक्रमित करेगा। संक्रमित होने के बाद वो अपना उसमें संक्रमित करके अपना पदार्थ उसमें डालेगा, तो फिर वो अपना ग्रो करेगा। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो स्टेप किया था वो था अनावरण।
ब्लेंडिंग किया था। अनावरण के प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को खूब, और विषाणु जो उसमें था उसे उन्होंने खूब उस मिश्रण को हिलाया, और हिलाने से इनका जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड था वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, और इसका यहाँ पिक्चर में दिखा रहे, ये अलग हो गया प्रोटीन कोड, और यहाँ पर इसका ये प्रोटीन कोड अलग हो गया। अपना पदार्थ इन्होंने अंदर छोड़ दिया। तीसरा जो स्टेप था वो था सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया और ये जो विषाणु है इनको मिला करके बहुत ज्यादा हिलाया जाता है, और घनत्व के आधार पर वो पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। जो हल्के घनत्व वाले होते हैं वो ऊपर रहते हैं, और जो भारी घनत्व वाले होते हैं वो नीचे होते हैं। यहाँ पर अपकेंद्रण के बाद उन्होंने देखा ये बैक्टीरिया जो था वो अलग हो गया पूरी तरीके से, और वायरस के ये जो प्रोटीन कोड थे वो बिल्कुल अलग हो गए। यहाँ पर भी बैक्टीरिया को उन्होंने अलग कर दिया, और विषाणु का प्रोटीन कोड अलग हो गया। अलग होने के बाद उन्होंने इस बैक्टीरिया को चेक किया, तो उन्होंने ये देखा कि जिस बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था, उन्होंने जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था, जिस बैक्टीरिया पर संक्रमण किया था, उस बैक्टीरियोफेज में उस बैक्टीरिया में किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं था, रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं था। लेकिन जो विषाणु के पार्टिकल्स अलग हुए थे उसमें रेडियो एक्टिव मौजूद था। और जिस बैक्टीरियोफेज को उन्होंने बैक्टीरिया के साथ में संक्रमण कराया था, जिसके डीएनए में रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद था, उस बैक्टीरिया पर रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद था, उसके डीएनए में रेडियो एक्टिव था। ठीक है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव उस विषाणु में नहीं था, उसके प्रोटीन कवर में। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए ही है जो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश किया था। क्योंकि अगर देखिए प्रोटीन अगर इस बैक्टीरिया के अंदर किसी भी तरीके से प्रवेश करता तो इस बैक्टीरिया के अंदर भी रेडियो एक्टिव तत्वों की मौजूदगी होती, लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद नहीं था। इस प्रोटीन कवर में वायरस का जो प्रोटीन कवर अलग हुआ था, वायरस के पार्टिकल उसमें रेडियो एक्टिव था, क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफेज था केवल उसके प्रोटीन कोट पर रेडियोएक्टिव तत्व सल्फर मौजूद था, क्योंकि सल्फर वाले माध्यम में ये विकसित हुआ था। दूसरे वाले में इसके डीएनए में रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद था, क्योंकि हमने इसको फास्फोरस में ग्रो कराया था। फास्फोरस डीएनए में मौजूद रहता है, और ये रेडियोएक्टिव वाला बैक्टीरियोफेज जिसके डीएनए में रेडियोएक्टिव था, जब उसको बैक्टीरिया के साथ संक्रमण कराया गया, बार बार फिर संक्रमण कराया गया, फिर प्रोटीन को अलग कर लिया गया, फिर से अपकेंद्रण के द्वारा दोनों पार्टिकल जीवाणु विषाणु को अलग करके चेक किया गया, तब रिजल्ट और निष्कर्ष में ये पाया गया कि इस वाले बैक्टीरिया में उसके डीएनए में रेडियो एक्टिव तत्व की मौजूदगी होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस बैक्टीरियोफेज से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर होकर कौन आया, डीएनए आया, है ना। प्रोटीन नहीं आता, प्रोटीन अलग हो जाता है और इसका डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आता है। और यहाँ पर भी आप देखिए, चूंकि इस बैक्टीरिया का डीएनए नॉर्मल था, रेडियोएक्टिव नहीं था, तो वही आया, रेडियोएक्टिव तत्व इस बैक्टीरिया में मौजूद नहीं था। तो इस प्रयोग के दौरान
हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्वों को इंडिकेशन के लिए ट्रेस करने के लिए हर्शे एंड चेस ने प्रयोग किया था और वो 100% बता पाए कि हाँ डीएनए ही ट्रांसफर होकर के आता है एक जीव से दूसरे जीव में और यही आनुवांशिक पदार्थ है करके उन्होंने ये 100% प्रूव किया हर्शे एंड चेस ने। तो कई सालों के बाद में जो एक कंफ्यूजन था कि प्रोटीन है कि डीएनए ही है आनुवांशिक पदार्थ, यहाँ पर डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, इसे प्रूव किया हर्शे एंड चेस ने अपने इस बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी के प्रयोगों के द्वारा। तो बच्चों ये 3 प्रयोग आप ध्यान में रखिएगा। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, रूपांतरण का प्रयोग जिसमें वे बता पाए थे कि कोई पदार्थ वहां पहुंच रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि क्या पहुंच रहा है। फिर एवरी, मैकलॉड और मैकार्टी ने फिर से ग्रिफिथ के प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी प्रूव किया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि प्रोटीन भी हो सकता है। लेकिन हर्शे एंड चेस के इस प्रयोग के बाद ये 100% प्रूफ हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है और यही हेरिडिटरी मटेरियल है। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार तीनों जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो वैज्ञानिकों के नाम के साथ, सन के साथ आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।